हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू में शुरू करते हैं एक और धमाकेदार वीडियो। यूपीएससी मिशन 2019 12 जुलाई के करंट अफेयर। तो शुरू करते हैं वीडियो। इस वीडियो को मैं आप तक लेकर आ रहा हूं। मेरा नाम है डॉक्टर गौरव गर्ग। स्टडी आईक्यू के पेन ड्राइव कोर्सेज आते हैं आरबीआई ग्रेड बी, स्टेट पीसीएस, नाबार्ड, यूपीएससी इत्यादि बहुत सारे एग्जाम के लिए। जो लोअर एग्जाम है एसएससी, बैंक पीओ, टेक्निकल, जेई वगैरह, उनके लिए भी अवेलेबल है। अगर आप कोई भी कोर्स खरीदना चाहते हैं तो studyIQ.com विजिट कर सकते हैं। आप इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं मुझसे, मेरी आईडी है टायरलेस सोल। चलिए, सबसे पहला जो सवाल है वो है सरकारी योजनाओं पर। आपको बताना है इनमें से सही सुमेलित कौन सा नहीं है, यानी कि विच इज इनकरेक्टली मैच्ड। 1 पर्सन 1 कार, ये जो पॉलिसी बनाई है पश्चिम बंगाल की सरकार ने बनाई है, ये ठीक है। एक्चुअली ममता बनर्जी ने अपने मंत्रियों को ये कहा है कि आप एक ही गाड़ी का इस्तेमाल करो। अगर आप फ्लाइट से जाओ, प्लेन की यात्रा करो, तो उसमें आप इकोनॉमी क्लास का इस्तेमाल करो। सरकारी खर्चों को बेसिकली कम करो। ऑस्टेरिटी मेजर बोलते हैं इसे, सोच समझ के खर्चा करना। हिमाचल प्रदेश की सरकार ने पुष्प क्रांति योजना शुरू करी है, ये ठीक है। हिमाचल प्रदेश की सरकार फ्लोरिकल्चर मतलब फूलों की खेती, उस पर ध्यान देना चाहती है। और फ्लोरिकल्चर से जो किसान है वो भी अपनी इनकम बढ़ा सकते हैं। और हमारी जो केंद्र सरकार का टारगेट है वो है 2022 तक किसानों की इनकम को डबल करना। तीसरा है अस्मिता योजना। अस्मिता योजना उड़ीसा की सरकार ने शुरू करी है, ये गलत है। अस्मिता योजना महाराष्ट्र की सरकार की योजना है। इसमें महाराष्ट्र की सरकार जो है वो सस्ते सैनिटरी नैपकिन देगी महिलाओं को, खासकर जो रूरल महिलाएं हैं उन्हें। तो अस्मिता योजना महाराष्ट्र की सरकार की है, सी गलत है। और रायतू बंधु स्कीम कर्नाटका। रायतू बंधु मतलब होता है किसानों का दोस्त, रायतू मतलब किसान और बंधु मतलब फ्रेंड, फार्मर्स फ्रेंड स्कीम, ये शुरू करी है तेलंगाना की सरकार ने, कर्नाटक की नहीं। तो डी भी गलत है, सी भी गलत है, आंसर है सी एंड डी आर इनकरेक्ट। सी और डी गलत है, तो आंसर हो गया फोर्थ। कर्नाटक की सरकार की जो स्कीम है उसको बोलते हैं रायतू बेलाकू, ना कि रायतू बंधु। RAIT, रायतू बेलाकू, इनफैक्ट रायता है, रायता बेलाकू। चले बातें क्वेश्चन नंबर 2 पे। इनमें से आयरन मैन ट्रायथलॉन के बारे में क्या ठीक है? आपने सुना होगा हमारे आर्मी के मेजर जनरल वीडी डोगरा, ये पहले सर्विंग आर्मी पर्सन बने जिन्होंने आयरन मैन ट्रायथलॉन को कंप्लीट किया। आयरन मैन ट्रायथलॉन जो है ये दुनिया की सबसे कठिन रेसेस में से मानी जाती है। तो देखते हैं इसमें से क्या ठीक है। इसको ऑर्गेनाइज करता है वर्ल्ड एथलेटिक्स ऑर्गेनाइजेशन। इसको ऑर्गेनाइज करता है वर्ल्ड ट्रायथलॉन कॉर्पोरेशन, WTC, ना कि वर्ल्ड एथलेटिक्स ऑर्गेनाइजेशन। पहला गलत है। दूसरा, इसके 3 हिस्से होते हैं। एक होता है स्विमिंग, एक होता है मैराथन। मैराथन मतलब जो लंबी रेस होती है जिसमें हम आराम आराम से दौड़ते हैं, और स्प्रिंट मतलब छोटी रेस जो हम तेज तेज दौड़ते हैं। ये गलत है। इसमें स्विमिंग होता है, मैराथन होता है, और स्प्रिंट नहीं होता। स्प्रिंट की बजाय इसमें बाइसिकल रेस होती है, साइकिल चलानी पड़ती है आपको बाइसिकल पे। ऑप्शन सी, इसमें जो पार्टिसिपेट करने के लिए मैक्सिमम एज है वो है 50 साल। अभी भारत की एक अंजू खोसला है, उनकी एज थी 52 साल। ये सबसे ज्यादा उम्र की व्यक्ति बनी है जिन्होंने इस रेस को कंप्लीट करा है भारत की। तो कोई 50 साल नहीं है मैक्सिमम लिमिट, कुछ नहीं है ऐसा। तीनों ही गलत है, इसमें आंसर है नन इज करेक्ट। और बहुत सारे भारत के लोग हैं जो इसको कंप्लीट कर चुके हैं। इनफैक्ट एक मशहूर एक्टर होते थे, आपको याद होगा, मिलिंद सोमन, उन्होंने भी इसको कंप्लीट किया था। तो बहुत सारे लोगों ने कंप्लीट किया है। अभी हाल ही में अंजू खोसला ने किया है। अंजू खोसला जो है वो सबसे ज्यादा उम्र की भारतीय बनी जिन्होंने कंप्लीट करा। और वीडी डोगरा ये पहले भारत के मेजर जनरल वो है, पहले आर्मी के सर्विंग ऑफिसर जिन्होंने इसको कंप्लीट किया है। चलिए अब आते हैं अगले सवाल पे। यह सवाल है पर्सनैलिटी इन न्यूज, व्यक्ति विशेष। तो ये 3 लोग हैं, तीनों हिंदू हैं, और ये पाकिस्तान में किसी ना किसी कारण से इन्होंने इतिहास रचा। तो आपको मैच द फॉलोइंग करना है। 3 नाम है, सुनीता परमार, कृष्णा कोहली और दर्शन लाल। और इनको मैच करना है आपको राइट वाले कॉलम के साथ। तो सुनीता परमार कौन है, कृष्णा कोहली कौन है? दर्शन लाल पहले हिंदू कैबिनेट मंत्री पाकिस्तान में थे जब खक्कान अब्बासी की सरकार बनी थी। नवाज शरीफ की पार्टी के खक्कान अब्बासी की जब सरकार बनी थी तो उन्होंने इनको बनाया था। ये पहले हिंदू कैबिनेट मंत्री बने थे पाकिस्तान में। तो सी का हो गया 3। कृष्णा कोहली जो है ये पहली हिंदू दलित सेनेटर बनी पाकिस्तान में, तो इसका हो गया 2। और सुनीता परमार अभी पहली पर्सन है अल्पसंख्यकों से, यानी माइनॉरिटी कम्युनिटी से, हिंदू से, जो प्रोविंशियल असेंबली इलेक्शन लड़ेंगी पाकिस्तान में। ये 25 जुलाई 2018 को होंगे। तो ये सीधा सीधा है A1 B2 C3, तो इसका आंसर हो गया फर्स्ट। चले बातें हैं, ये थोड़ा सा कठिन सवाल है। हमारे जो मानव संसाधन विकास मंत्री हैं, HRD मंत्री प्रकाश जावड़ेकर,
उन्होंने अभी अभी अनाउंस करा है, काफ़ी सारी अनाउंसमेंट हुई हैं कि बहुत सारे एग्जाम्स में परिवर्तन किए गए हैं। तो ये सारे एग्जाम्स को देखिए, NEET नीट, डॉक्टर बनने के लिए एग्जाम होता है नीट का, नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट, JEE मेन, JEE एडवांस्ड, NET UGC नेट बोलते थे जो कॉलेजेस वगैरह में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए होता है, और CMAT जो MBA वगैरह करने के लिए होता है। तो ये 5 एग्जाम है आपके सामने। आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा एग्जाम ऐसा है जिसको नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कंडक्ट नहीं करेगी। सवाल पे ध्यान दो। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी होती है जो भारत में ऑनलाइन परीक्षाएं करवाती है, और ये सारे इनमें से कई एग्जाम है जो ऑनलाइन कर दिए गए हैं और ये ऑनलाइन होंगे। और याद रखो, जो नीट का एग्जाम है और जो JEE का एग्जाम है ये साल में 2 बार होगा। ये इसलिए किया गया है जिससे जो लोग ड्रॉप करते हैं उनको एक अतिरिक्त मौका दिया जाए। हमारे जो HRD मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर, उनके हिसाब से कौन से एग्जाम नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कंडक्ट नहीं करेगी? नीट को कंडक्ट करेगी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी बिल्कुल, NTA। JEE मेन को भी करेगी, JEE एडवांस को नहीं करेगी। JEE एडवांस IITs डायरेक्टली कंडक्ट करेंगे, नेट कंडक्ट करेगी और CMAT भी करेगी। तो इसमें सिर्फ C वाला नहीं करेगी, तो आंसर है ओनली C, यानी कि 4th। चलिए बातें हैं एक और मुख्य सवाल पे, इंपॉर्टेंट सवाल है। रामायण और बुद्धिस्ट सर्किट बन रहे हैं, आपको पता ही होगा। देखो रामायण सर्किट में क्या है, जो जगह रामायण में इंपॉर्टेंट है जैसे अयोध्या, इस तरह के जितने भी प्लेसेस हैं उनको आपस में जोड़ा जाएगा और एक सर्किट बनाया जाएगा, ठीक है, एक तरह का परिपथ बनाया जाएगा। और दूसरा है बुद्धिस्ट सर्किट। अब भारत, नेपाल वगैरह में कई ऐसी जगह है बुद्ध धर्म की, जैसे नेपाल में जन्म हुआ था भगवान बुद्ध का, लुम्बिनी कपिल वस्तु में। भारत में भी है, जैसे कुशीनगर है। तो उनको आपस में जोड़ा जाएगा और एक सर्किट तैयार किया जाएगा, और रामायण को भी जोड़ा जाएगा। रामायण सर्किट को नेपाल में जनकपुर से जोड़ा जाएगा। कई लोग ऐसा बोलते हैं कि जो माता सीता हैं, माता सीता का जन्म हुआ था सीतामढ़ी में, और कुछ बोलते हैं कि माता सीता का जन्म हुआ था वहां पे जनकपुर में। और खैर माता सीता से एसोसिएटेड है जनकपुर, तो उससे जोड़ा जाएगा। तो ये सवाल है रामायण और बुद्धिस्ट सर्किट के बारे में। आपको यह भी बता दूं कि रामायण सर्किट को जोड़ेगी रामायण एक्सप्रेस। एक ट्रेन स्टार्ट करेगा भारतीय रेलवे जिसका नाम होगा रामायण एक्सप्रेस। यह ट्रेन सफदरजंग स्टेशन से शुरू होगी, दिल्ली के सफदरजंग स्टेशन से स्टार्ट होगी, और यह रामेश्वरम तक जाएगी। रामेश्वरम तमिलनाडु, जहां APJ अब्दुल कलाम जी का जन्म हुआ था, रामेश्वरम, वहां तक जाएगी। और फिर श्रीलंका तक फ्लाइट होगी। फिर श्रीलंका में जो रामायण की प्लेसेस हैं उनको जोड़ेगी। तो रामायण एक्सप्रेस जो है ये भारत और श्रीलंका 2 जगह को कवर करेगी। और कहां से कहां तक चलेगी? दिल्ली सफदरजंग स्टेशन से रामेश्वरम तक। खैर आपको बताना है, रामायण और बुद्धिस्ट सर्किट ये प्रसाद स्कीम का पार्ट है, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, यानी जो हमारा पर्यटन मंत्रालय है उनकी जो प्रसाद योजना है। प्रसाद योजना ये है कि हमारे जो धार्मिक स्थल है उनको जोड़ा जा रहा है आपस में, उनकी सर्किट बनाई जा रही है, उनको मतलब डेवलप किया जा रहा है। तो उसमें सर्किट नहीं बनाई जा रही। सर्किट जो बन रही है ये स्कीम है स्वदेश दर्शन, स्वदेश दर्शन स्कीम। तो पहले वाला ऑप्शन गलत है, ये स्वदेश दर्शन योजना का हिस्सा है, ना कि प्रसाद का। प्रसाद योजना में हमारे जो धार्मिक स्थल है हम उनको डेवलप कर रहे हैं, उनका विकास कर रहे हैं। इसकी फुल फॉर्म है पिलग्रिमेज रिजुविनेशन एंड स्पिरिचुअल ऑगमेंटेशन ड्राइव। प्रसाद योजना में 25 शहर हैं, ये बिल्कुल ठीक है, 25 शहर हैं प्रसाद में। और इसी से मिलती जुलती एक स्कीम थी हृदय। हृदय को उस वक्त तत्कालीन मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट ने वो करा था लॉन्च, तो आज इसे देख रही है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। और इसमें हृदय में है 12 शहर, ये फर्क है। और हृदय में हमारे जो शहर धरोहर है उनका विकास किया जा रहा है। तो हृदय और प्रसाद में क्या फर्क है? 2 फर्क है बड़े। एक तो हृदय में 12 शहर हैं और प्रसाद में 25। दूसरा, हृदय को मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट और प्रसाद को मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म चला रहा है। और प्रसाद के अलावा स्वदेश दर्शन को भी मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म चला रहा है। तो पहले वाला ऑप्शन गलत है, स्वदेश दर्शन आंसर इसका, और दूसरे वाला ठीक है। तीसरा, सरकार ने 15 ऐसे लोकेशन आइडेंटिफाई करे हैं भारत में जिनको रामायण सर्किट में जोड़ा जाएगा, जिनका विकास किया जाएगा, यानी उन 15 को जोड़ के रामायण सर्किट तैयार किया जाएगा भारत में। ये ठीक है, बी और सी ठीक है इसमें, तो आंसर है 3rd, बी एंड सी आर करेक्ट। ये 15 लोकेशन कौन से आपको पता होने चाहिए, तो इसमें मैंने एक सवाल बना दिया। आपको बताना है कि इनमें से ये 4 लोकेशन दिए मैंने आपको, इनमें से रामायण सर्किट में कौन सा लोकेशन नहीं है। ध्यान से सुनो, मैंने आपको बताया कि 15 लोकेशन को हम जोड़ रहे हैं रामायण सर्किट में, तो उनमें से कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। पहला है बक्सर। अब कमेंट्स में लिख के ये बताओ, आपने बैटल ऑफ बक्सर सुनी होगी, तो बैटल ऑफ बक्सर किसके बीच में हुई थी? कमेंट्स में लिख के बताओ, देखते हैं आपकी यूपीएससी की तैयारी कितनी अच्छी है। दूसरी है जगदलपुर, जगदलपुर है छत्तीसगढ़ में। नासिक, जहां से गोदावरी नदी निकलती है, त्र्यंबकेश्वर मंदिर सुना होगा आपने, महाराष्ट्र में।
और नागपुर। तो इनमें से रामायण सर्किट में कौन सी नहीं है? तो इसमें चारों हैं, तो आंसर हो गया नन। ये चारों ही रामायण सर्किट में है। तो ये 15 लोकेशन ये रहे। अयोध्या, ये सारी लोकेशन ऐसी हैं जो भगवान राम या सीता माता रामायण के किसी भी पात्र से जुड़ी हैं। ठीक है, अयोध्या, नंदीग्राम, श्रृंगवेरपुर, चित्रकूट, सीतामढ़ी, बक्सर, दरभंगा, चित्रकूट, महेंद्रगिरी, जगदलपुर, नासिक, नागपुर, भद्राचलम, हम्पी। हम्पी की गुफाओं में भगवान हनुमान का जन्म हुआ था। रामेश्वरम। क्लियर हो गया? अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। परभनी शक्ति, ये भारत का पहला बायोफोर्टिफाइड मिलेट है। बायोफोर्टिफिकेशन क्या होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हो सकता है। देखो, हर आहार संपूर्ण नहीं होता। ठीक है, हर भोजन जो खाते हैं कुछ ना कुछ कमी होती है। जैसे अगर आप दूध पियोगे, अगर आप दूध पी के सोचो कि मेरे को सब कुछ मिल गया, तो ऐसा नहीं है। दूध में विटामिन सी नहीं होता, दूध में आयरन नहीं होता फॉर एग्जाम्पल। तो हर फसल में कुछ ना कुछ कमी होती है। किसी में आयरन की कमी है, किसी में कैल्शियम की कमी है, किसी में जिंक की कमी है। अगर हम वो चीज उसमें ऐड कर दें तो उसको बोलेंगे बायोफोर्टिफिकेशन। तो बायोफोर्टिफिकेशन में हम जो खनिज हैं या दूसरी चीजें हैं, मिनरल्स वगैरह, उन्हें हम ऐड करते हैं भोजन में। तो पारभनी शक्ति ये भारत का पहला बायोफोर्टिफाइड मिलेट है। मिलेट मतलब होता है बाजरा। ये पहला मिलेट नहीं है, ये पहला सोरघम है। SORGHUM। और सोरघम मतलब होता है ज्वार। आई होप आप हिंदी वाले हैं तो आपने सुना होगा ज्वार क्या होता है, समझते होंगे। तो पहला ऑप्शन गलत है। इसको डेवलप करा है ICRA ने? नहीं। अगर ये ICAR भी होता तो भी गलत होता। खैर, इसको डेवलप करा है इक्रीसैट ने, ICRISAT। इसकी फुल फॉर्म आपको पता होनी जरूरी नहीं है, ये इंस्टीट्यूट है इक्रीसैट। तीसरा, इसमें आयरन और कैल्शियम ज्यादा है अपने ट्रेडिशनल वैरायटी की बजाय। यानी जो नॉर्मल सोरगम होता है उससे आयरन और कैल्शियम की मात्रा इसमें ज्यादा है। नहीं, इसमें आयरन और जिंक की मात्रा ज्यादा है। आयरन और जिंक की मात्रा ज्यादा है। जस्ता यानी जस्ता और लौह ज्यादा है इसमें। तो सी भी गलत है, बी भी गलत है, ए भी गलत है। आंसर है नन इज करेक्ट, यानी कि फोर्थ। चले बातें क्वेश्चन नंबर 7। एनसीईआरटी। अजोला का इस्तेमाल चावल उगाने में होता है। यानी चावल की जब खेती की जाती है, पैडी बोलते हैं चावल को, PADDY, धान की खेती, चावल की खेती। भारत में सबसे ज्यादा चावल होता है पश्चिम बंगाल में और दूसरे नंबर पे होता है उत्तर प्रदेश में। समझ में आया? और ये उत्तर प्रदेश में किस एरिया में होता है? आपको पता होगा उत्तर प्रदेश के 3 एरिया हैं। उत्तर प्रदेश का जो सबसे उत्तरी एरिया है उसको हम बोलते हैं तराई और भाबर वाला एरिया, जो शिवालिक की स्लोप्स हैं, ढलान शिवालिक के पहाड़ों की। बीच वाला एरिया है उत्तर प्रदेश का गंगा का मैदान, और नीचे वाला एरिया है दक्षिण के पठार। तो उत्तर प्रदेश में ये तराई और भाबर वाले एरिया में उगाया जाता है। तराई वाले में, भाबर वाले में नहीं। भाबर वाले में उतनी फसल नहीं होती है, तराई में उगाया जाता है, क्योंकि तराई में पानी बहुत होता है और चावल को पानी बहुत चाहिए। इसीलिए आजकल वैज्ञानिक बोल रहे हैं चावल उगाना कम करो, क्योंकि इतना पानी हमारे पास भारत में नहीं है। तो अजोला को चावल की खेती में उगाया जाता है, यह बिल्कुल ठीक है। अजोला है क्या? अजोला एक फर्न है, FERN, फर्न। अजोला जो है ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। देखो, अजोला जो है, ये जो फर्न, इसके पास एक ब्लू ग्रीन एल्गे यानी साइनोबैक्टीरिया रहता है जिसको बोलते हैं एनाबीना। तो एनाबीना करता है नाइट्रोजन फिक्सेशन, अजोला नहीं करता है। इनफैक्ट दोनों का फायदा होता है। अजोला रहने के लिए स्थान दे देता है एनाबीना को, और एनाबीना नाइट्रोजन को फिक्स कर देता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है? वैसे तो हमारे वातावरण में 78% नाइट्रोजन है, आपको पता होगा। हमारा जो एटमॉस्फेयर है 78% क्या है उसमें? नाइट्रोजन। तो इतना सारा नाइट्रोजन है, फिर भी पौधों को नाइट्रोजन नहीं मिलता। नाइट्रोजन पौधों को क्यों चाहिए? ग्रोथ के लिए चाहिए। पौधे जो लंबे होते हैं नाइट्रोजन की वजह से होते हैं, ग्रोथ। अब नाइट्रोजन पौधों को इसलिए नहीं मिलता 78%, जबकि हमारे वातावरण में है, क्योंकि नाइट्रोजन पौधे ले नहीं सकते। नाइट्रोजन को पहले नाइट्रेट में कन्वर्ट करना पड़ता है, और वो करते हैं नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, जैसे कि एनाबीना। और एनाबीना रहते हैं अजोला के पास। तो अजोला नहीं करता फिक्स, एनाबीना करता है। तो बी वाला जो है वो गलत है। हालांकि एजोला अगर आप उगाओगे अपने खेत में, चावल की खेती कर रहे हो, एजोला उगा दिया, तो आपको नाइट्रोजन की परवाह करने की फिर जरूरत नहीं है, क्योंकि एजोला जो है उसमें एनाबीना रहता है। अजोला को हम मॉस्किटो फर्न भी बोलते हैं, क्योंकि ये मॉस्किटोज को अट्रैक्ट करता है और उन्हें अंडे देने में मदद करता है। यह भी गलत है, उल्टा है बिल्कुल। अजोला जो है वो मॉस्किटोज को रिपेल करता है।
उसको दूर भगाता है मॉस्किटो को, इसलिए इसे मॉस्किटो फन बोलते हैं, ना कि अट्रैक्ट। तो इसमें जो है ए ठीक है, सिर्फ ए ठीक है, तो आंसर है ओनली ए इज करेक्ट। इसमें एक चीज और भी आप याद रख सकते हैं, अजोला जो है वो खरपतवार को उगने से भी रोकता है, वीड्स को उगने से भी रोकता है। खैर, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, करंट अफेयर। बहुत सारे भारत के राज्य ऐसे हैं जिनमें थर्माकोल बैन हो रहा है, जैसे महाराष्ट्र बैन है, हिमाचल प्रदेश ने अभी अभी थर्माकोल को बैन करा है। थर्माकोल से बनी हुई कप, प्लेट, ये सब जो है वो बैन कर दी गई है। देखो, थर्माकोल जो है क्या वो नुकसानदायक है या प्लास्टिक नुकसानदायक है, सवाल ये है। तो इस पर मैं आपको थोड़ा एजुकेट करता हूं, आपको पता नहीं होगा। खैर, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। प्लास्टिक और थर्माकोल ये दोनों के दोनों नॉन बायोडिग्रेडेबल है। बायोडिग्रेडेबल मतलब होता है वो पदार्थ जिसका अपघटन हो जाता है, जो टूट जाता है, ठीक है, उसको बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल। सड़नशील, सड़ जाता है जो। आप प्लास्टिक को जमीन के नीचे दबाओ, आप 100 साल के बाद भी निकालोगे तो प्लास्टिक ऐसा कैसा मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है। वो जो हमारे 5 तत्वों से चीजें बनी है कहते हैं, उनमें नहीं समा जाता, तो प्रकृति का हिस्सा दोबारा नहीं बन जाता। तो क्या थर्माकोल भी नॉन बायोडिग्रेडेबल है? यस, बिल्कुल, दोनों ही नॉन बायोडिग्रेडेबल है, ये बिल्कुल ठीक है। दूसरा, प्लास्टिक को हम रिसाइकल कर सकते हैं, थर्माकोल को रिसाइकल नहीं कर सकते। आज तक कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं बनी जो थर्माकोल को रिसाइकल कर दे, ये एकदम ठीक है। प्लास्टिक को रिसाइकल करा जा सकता है, थर्माकोल तो रिसाइकल भी नहीं होता। अब सवाल ये कि थर्माकोल का करें क्या फिर? देखो, जितना भी हमारा कचरा होता है उसका 4% लगभग थर्माकोल होता है, ठीक है, इसलिए थर्माकोल पे ध्यान नहीं जाता। लेकिन थर्माकोल का प्रदूषण प्लास्टिक से भी ज्यादा खतरनाक है, और बताता हूं क्यों। एक तो थर्माकोल को रिसाइकल नहीं कर सकते, तो थर्माकोल इकट्ठा हो जाए तो दो ही चीजें बचती हैं, या तो आप उसको कंप्रेस करके लैंडफिल में दबा दो, ठीक है, कंप्रेस करो उसे कंप्रेस करके दबा दो, या उसे जला दो। अगर हम थर्माकोल को जलाते हैं तो ऐसी जहरीली गैस निकलती है जिनसे कैंसर हो सकता है, सूंघने से हमारे फेफड़ों का कैंसर हो सकता है, यह रिसर्च बोलता है। तो थर्माकोल का करें क्या? इसीलिए ज्यादातर राज्य अब थर्माकोल को धीरे धीरे बैन करने वाले हैं। अभी ऑलरेडी हिमाचल ने अनाउंसमेंट करी, अभी बहुत सारे अदर स्टेट्स विल आल्सो फॉलो सूट। ये दोनों ही ठीक है, आंसर है बोथ आर करेक्ट। चलिए बातें हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। ये स्टैटिक है क्वेश्चन, लक्ष्मीकांत से है। इसमें बात हो रही है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की। कमेंट्स में लिख के ये बताओ कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड को हम किस और नाम से जानते हैं। मैं रिपीट करता हूं, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड को हम किस और नाम से जानते हैं, देखते हैं कौन बताता है। तो सबसे पहला, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी गृह मंत्रालय के अधीन काम करता है, ये बिल्कुल ठीक है। और जो लोग नहीं जानते उनको बता दूं, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के 2 विंग होते हैं, एक जिसको बोलते हैं स्पेशल एक्शन ग्रुप और एक होता है स्पेशल रेंजर्स ग्रुप। तो स्पेशल एक्शन ग्रुप जो है इसमें सिर्फ इंडियन आर्मी के लोग होते हैं, इंडियन आर्मी पर्सोनेल होते हैं, पूरी तरह से स्पेशल एक्शन ग्रुप इंडियन आर्मी के जो ऑफिसर है उनका बना होता है, ये बिल्कुल ठीक है। जो स्पेशल रेंजर ग्रुप होता है SRG, इसमें सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस जैसे CRPF वगैरह, ये CISF वगैरह, तो हमारे जो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस हैं और स्टेट पुलिस फोर्सेस हैं उनके अफसर होते हैं। इनमें वो लोग होते हैं जो CAPF और स्टेट पुलिस फोर्सेस से आते हैं स्पेशल रेंजर ग्रुप में, ये भी ठीक है। जो NSG का चीफ होता है, जिसे बोलते हैं महानिदेशक डायरेक्टर जनरल, ये एक इंडियन पुलिस सर्विस का ऑफिसर होता है, IPS ऑफिसर होता है। IPS होता है कि IB होता है? तो ये IPS होता है, ये भी ठीक है। एक्चुअली इसमें चारों ही ठीक है, तो आंसर है ऑल आर करेक्ट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, ये भी लक्ष्मीकांत से है। इनमें से भारत का कौन सा आयोग है जिसे संवैधानिक दर्जा मिला हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला हुआ है? नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। देखो, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, अभी मॉनसून सेशन स्टार्ट होने वाला है हमारी संसद में, पार्लियामेंट में, तो उसमें जो 123वां अमेंडमेंट बिल है, संशोधन का जो बिल है, जो विधेयक है, 123वां अमेंडमेंट बिल, वो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देने के लिए है, यानी अभी तक इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नहीं मिला हुआ है, तो ये याद रखिए। और 122वां अमेंडमेंट बिल था GST के लिए, समझ में आया? 122nd अमेंडमेंट बिल था GST के लिए, और 123rd अमेंडमेंट बिल जो है वो है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को संवैधानिक दर्जा देने के लिए, तो पहले वाला नहीं है। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, हाँ ये है। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, ये भी है। नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, नहीं। नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज जो अल्पसंख्यक आयोग है, इसे भी शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नहीं है। तो ए को नहीं है और डी को नहीं है, तो आंसर हो गया 3rd। इसमें से पूछा है, अच्छा इसमें पूछा है कि किसको है, तो आंसर हो गया B एंड C। B एंड C को है, हैज बीन अकॉर्डेड पूछा है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ये क्वेश्चन लक्ष्मीकांत से है।
आज मैंने मैप का क्वेश्चन नहीं डाला और आर्ट एंड कल्चर का नहीं डाला, अगले वाले वीडियो में डाल दूंगा। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, जनजातियों के लिए जो है, अनुसूचित जनजातियों के लिए आयोग जो है, राष्ट्रीय आयोग। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब जो है ये 89th अमेंडमेंट एक्ट 2003 जो हमारा 89वां जो संशोधन हुआ था संविधान में 2003 में, अधिनियम जो 89वां संशोधन अधिनियम है उसके तहत बना था। जो लोग नहीं जानते उनको बता दूं, पहले सिर्फ एक ही आयोग होता था जिसको बोलते थे नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब, ठीक है। फिर 89th अमेंडमेंट के थ्रू दो बना दिए, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट अलग बना दिया और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब अलग बना दिया। पहले ये एक ही होते थे जिसको बोलते थे नेशनल कमीशन फॉर एससी एंड एसटी, और बाद में ये अलग अलग हो गए थे। और इसके लिए ये भी याद रखिए, आर्टिकल 338 था पहले, उसमें एक नया आर्टिकल जोड़ा गया, आर्टिकल 338A। मैं रिपीट करता हूं, जब हमारे संविधान में संशोधन किया गया तो धारा 338 में एक नई धारा जोड़ी गई 338A, और ये था 89th अमेंडमेंट। ये बिल्कुल ठीक है। जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल का ट्राइब है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब का जो चेयरमैन होता है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, यानी चेयरमैन पर्सन और वाइस चेयरपर्सन, ये 5 साल के लिए कार्यभार संभालते हैं अपना, फ्रॉम द डेट ऑफ अजम्पशन ऑफ चार्ज, यानी जिस दिन ये चुने जाते हैं, जिस दिन ये अपॉइंट किए जाते हैं, उस दिन से 5 साल तक होता है इनका कार्यकाल। नहीं, ये गलत है, इनका कार्यकाल होता है 3 साल, फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग, फ्रॉम द डेट ऑफ अजम्पशन ऑफ चार्ज। इसके अलावा जितने भी मेंबर भी होते हैं, चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन और मेंबर भी 3 साल के लिए ही चार्ज संभालते हैं। ये जो आयोग है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, ये अपनी रिपोर्ट सबमिट करता है राष्ट्रपति को हर साल। ये ठीक है, तो इसमें ए ठीक है और सी ठीक है, आंसर है ए एंड सी आर करेक्ट, यानी कि थर्ड। चलिए, ये था वीडियो आज 12 जुलाई का, और आज जब आप वीडियो देखेंगे तब ये 15 जुलाई हो चुकी होगी तब तक। तो 15 जुलाई को आप ये वीडियो देखेंगे, और यानी कि हम 2 दिन पीछे चल रहे हैं। 13 और 14 जुलाई के वीडियो अभी मिसिंग है, तो वो आज ही अपलोड हो जाएंगे। तो कल से फिर हम बिल्कुल 16 तारीख से हम एकदम साथ साथ चलेंगे। और मैं आपको बता दूं, जो लोग जिन्होंने मेरे इस हफ्ते के वीडियो नहीं देखे हैं, यानी कि 4 जुलाई से लेके 4 जुलाई तक सबने देखे थे, 5 जुलाई से लेके जो 12 जुलाई तक के वीडियो हैं, बहुत ही ज़्यादा उनमें अच्छे क्वेश्चंस हैं। उनके व्यूज़ कम हैं क्योंकि वो पुराने वीडियोज़ हो गए थे, पुराने इन द सेंस साथ साथ नहीं चल पा रहे थे क्योंकि मैं छुट्टियों पर था, लेकिन उनमें क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं। तो जिन्होंने वो नहीं देखे हैं, जाके उनको देखो पहले, और क्योंकि उनसे काफ़ी सारे सवाल आ सकते हैं, और आप कॉन्फिडेंट फील तब तक नहीं करोगे जब तक आप सारे वीडियोस नहीं देखोगे। तो वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। और जाने से पहले आपको याद दिला दूं एक बार हमारे पेन ड्राइव कोर्सेज के बारे में। हमारे बहुत सारे एग्जाम्स के लिए पेन ड्राइव कोर्सेज आते हैं, इनमें वीडियोस के रूप में पूरा कोर्स कवर किया गया है। पूरा कोर्स कवर है 100%, आप मैच कर सकते हैं किसी भी कोर्स के साथ। और हमारी वेबसाइट है studiiq.com। थैंक्स सो मच।